जब हम लोगों ने ये कार्यक्रम शुरू किया था बैठकी, तो सोचा था कि इसमें अलग अलग विषयों के विद्वानों को बुलाएंगे और बैठ के घरों में जिस आराम से सुकून के साथ बिना किसी भड़बड़ी के चर्चा होती है वैसा करेंगे। तब कभी ये नहीं सोचा था कि बैठकी का एक अंक श्रद्धांजलि अंक भी हो सकता है। आप में से ज़्यादातर लोगों ने बहुत मुमकिन है कि वीवी सतीश का नाम ना सुना हो। आपने ये सुना होगा कि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत सरकार मिलेट्स को लेकर इस बरस ज़ोर शोर से एक अभियान चला रही है। सारे खेती के विशेषज्ञ ये कह रहे हैं कि ये जो मोटे अनाज पर ध्यान दिया जा रहा है ये अच्छी बात है, लेकिन इन सब के बीच हमें ये देखना होगा कि वो शुरुआती लोग कौन से थे जिन्होंने हमारा इस तरफ ध्यान दिलाया और क्यों उनको याद रखना ज़रूरी है। वीवी सतीश को याद रखने की और भी कई वजहें हैं, सैटेलाइट टीवी, उसमें कृषि संबंधी प्रयोग और भी बहुत कुछ। और हमें लगा हमेशा की तरह कि विशेषज्ञों से बात की जाए। सोपान जोशी पत्रकार हैं, स्वतंत्र पत्रकार, इनके भी कई परिचय हैं। एक ये आपका फ्रेम खराब हो फिर भी ये इन्होंने एक बड़ी ज़रूरी किताब लिखी है, अगर आपने नहीं पढ़ी है तो इसको ज़रूर पढ़िए खोज के, और जब पढ़ लें तो 10-20-50 लोगों को तोहफे में भी दे दीजिएगा। मैं हर बार ये कहता हूँ तो सोपान जोशी थोड़े से असहज हो जाते हैं कि इतने खुरेजी ढंग से, खुरेजी सही शब्द नहीं, इतने आक्रामक ढंग से किसी किताब का प्रचार क्यों, पर इसकी वजह भी इन्होंने ही मुझे दी थी जब इन्होंने कहा था ये बिल्कुल कॉपीराइट फ्री है, समाज का काम समाज के लिए। मैं अपने जीवन में इससे पहले किसी ऐसे लेखक से नहीं मिला जिसने अपनी किताब को इस तरह से कॉपीराइट फ्री रखा हो, क्योंकि ये एक गांधीवादी परिवार और विमर्श से आते हैं, तो इसलिए ये इस तरह से सोचते हैं। इनके पिताजी भी इस परंपरा के ध्वजवाहकों में से एक थे, हमारे देश के मशहूर पत्रकार संपादक प्रभाष जोशी जी। सोपान खेल समेत कई मामलों पर लगातार टिप्पणी करते हैं, तो इन्होंने दरेरा दिया जिसका इनको अधिकार है कि पीवी सतीश पे लगातार बात होनी चाहिए, और उसी क्रम में ये बातचीत हो रही है। तो मैं सबसे पहले तो सोपान जी ये चाहता हूँ कि आप हमारे दर्शकों को इस व्यक्ति के बारे में बताएं जिसके बारे में हल्ला कम है, और हमारे समय में मुझे लगता है कि अगर कोई बहुत अच्छा काम कर गया है तो उसके बारे में ज़ोर शोर से बात करनी चाहिए ताकि वो पहुंचे लोगों तक, क्योंकि अदरवाइज शोर बहुत है। बिल्कुल। नमस्कार। पीवी सतीश के बारे में लोगों को कम इसलिए पता है कि पीवी सतीश ने कभी अपनी बात होने नहीं दी। उनके करीब के लोगों को भी उनके बारे में, उनके व्यक्तिगत जीवन के बारे में, बचपन के बारे में कम पता था। पीवी सतीश उस परंपरा के व्यक्ति थे जो काम को बोलने देते थे और जो हमेशा अपना चेहरा, अपना नाम आगे करने की बजाय उन लोगों का नाम और उन लोगों का काम आगे करते थे जिनसे उन्होंने सीखा। और वो जो सीख पाए, ये कहानी भी हमारे देश में आज बहुत महत्व रखती है, क्योंकि हमारे समाज का एक बड़ा हिस्सा अब पूरी तरह से अपने लोगों से कट चुका है। उसको पता नहीं है कि अनाज के प्रकार क्या होते हैं, और उसको क्योंकि प्रचार तंत्र से पता लग रहा है मिलेट्स होते हैं, तो मैंने ऐसा पाया कई लोगों ने आके मुझे ऐसे बताते हैं वो जैसे मिलेट्स कोई अंतरिक्ष से टपकी हुई नई चीज़ है जो उन्होंने अभी अभी इजाद कर ली है, और क्योंकि वो इंस्टाग्राम और दूसरे सोशल मीडिया पे आ गई है तो वो इसको बस आज खिलाकर कल परसों तक पूरे देश को ठीक कर देंगे। आपको ऐसे लोग मिल जाएंगे जो कहेंगे मिलेट से तमाम तरह के कठिन रोग ठीक हो जाते हैं। सब तरह की बातें चलती रहती हैं जी। और उन लोगों से आप पूछ लें कि ये मिलेट्स है क्या, तो वो ज़्यादा कुछ बता नहीं पाएंगे, क्योंकि उन्होंने कभी गाँव नहीं देखा, किसानों से कोई ज़्यादा मिलना नहीं होता। हमारे देश का बहुत बड़ा हिस्सा ज़्यादातर समय ऐसे कई तरह के मोटे अनाज इस्तेमाल करता था जो मिट्टी के हिसाब से थे, जो सेहत के हिसाब से थे, और जिनकी सूझबूझ पीढ़ियों के प्रयोगों से उसे मिली थी। पीवी सतीश ऐसे परिवार से नहीं थे। पीवी सतीश का जन्म मैसूर के एक धनाढ्य परिवार में हुआ। उन्होंने 1960 के दशक में पत्रकारिता की पढ़ाई की। 65 में जब भारतीय जनसंचार संस्थान खुला तो उसके शुरुआती साल में वहाँ भी पढ़ने के लिए आए और गोल्ड मेडलिस्ट थे। दूरदर्शन ने जब अपना
प्रसारण शुरू किया तब उसमें सतीश प्रोड्यूसर हो गए। 1975 में पहली बार हमारे देश में ऐसा एक बड़ा प्रयोग हुआ जिसमें सैटेलाइट के ज़रिए ग्रामीण लोगों की समस्या का निदान टीवी पर किया गया और 6 राज्यों के लगभग 20 जिलों के 2400 गांव में पहली बार लोगों ने टीवी देखा। तो ये कार्यक्रम इतना व्यापक था कि इसमें इसरो की भागीदारी थी, इसमें नासा का योगदान था। और ये हम 70 के दशक की बात कर रहे हैं, 1975 की बात कर रहे हैं। और इसके प्रोड्यूसर के नाते सतीश हैदराबाद में थे। इसके 6 अलग अलग राज्यों में केंद्र थे। जो आंध्र प्रदेश का काम था वो सतीश ने देखा और इस दौरान सतीश का संयुक्त आंध्र प्रदेश के ग्रामीण इलाकों की समस्याओं से परिचय हुआ। पर ऐसे परिचय आज भी होते हैं लोगों के, लोग एक पोस्ट डाल के निकल जाते हैं। सतीश उन गांवों में लगातार जाने लगे। 1983 तक आते आते उन्होंने एक संस्था बनाई जिसका नाम डेक्कन डेवलपमेंट सोसाइटी है। 1987 में उन्होंने दूरदर्शन के प्रोड्यूसर की नौकरी छोड़ के अपना सब कुछ गांव के लोगों के लिए लगा दिया। एक बार उसके थोड़ा पहले आ जाते हैं। 1983 में हैदराबाद में एक वनडे इंटरनेशनल था पाकिस्तान के खिलाफ। तो सतीश किस तरह के व्यक्ति थे आपको इसका अंदाज़ा लग जाएगा। सतीश के आग्रह पर एक 22 साल के कमेंटेटर को पहली बार टीवी पर कमेंट्री करने का मौका दिया गया, जिन्हें आज हम हर्षा भोगले के नाम से जानते हैं। हर्षा भोगले ने जब उन्हें खबर मिली पीवी सतीश की मृत्यु की तो एक बहुत सुंदर श्रद्धांजलि लिखी उनके लिए, कृतज्ञता से भरी हुई। और उन्होंने ये कहा कि अगर ऐसे प्रोड्यूसर ना होते तो उनके जैसे व्यक्ति को मौका नहीं दिया जाता। लेकिन आप सतीश से कहीं ये डींग मारते हुए नहीं सुनते थे कि हर्षा भोगला को पहला ब्रेक मैंने दिया था। ये अलग तरह के लोग थे। ये मान के चलते थे कि दूसरों को मौका देना, दूसरों की आवाज़ सुनना, ये उनका काम है। इसके लिए उनको तनख्वाह के अलावा कुछ नहीं चाहिए था, कोई तमगा नहीं चाहिए था, कोई पुरस्कार नहीं चाहिए था। और इसके बाद सतीश जब एक बार डेक्कन डेवलपमेंट सोसाइटी में ज़हीराबाद नाम का एक कस्बा है संगारेड्डी ज़िले में, जो हैदराबाद के पश्चिम में है और ये लगभग अंग्रेज़ी में इसे सेमी एरिड जोन कहते हैं, सूखा इलाका है और जहाँ सिंचाई की फसलें ज़्यादा नहीं होती, तो वहाँ अभी भी पुरानी खेती के अवशेष बचे हुए थे। लेकिन डेक्कन डेवलपमेंट सोसाइटी, सतीश और उनके कई और मित्र बन गए थे जिनकी सबकी इच्छा थी कि गांव में कुछ उद्धार का काम करें। तो इनको ये समझ में आया कि हमारी पढ़ाई लिखाई बहुत काम नहीं आएगी, हमें समस्या को वहीं के लोगों से समझना पड़ेगा। और यहाँ पे सतीश के जीवन में एक मोड़ आता है जहाँ पे गांव की साधारण महिला किसान उनकी गुरु बन जाती हैं। और सतीश को जहाँ कहीं मौका मिला उन्होंने उन महिला किसानों का चेहरा, उनकी आवाज़, उनका नाम आगे किया। सतीश ही, और ये सब महिलाएं दलित जातियों से हैं, ये कोई बहुत ऐसे साधन संपन्न और ताकतवर परिवारों से नहीं हैं। तो ये इस तरह के लोग अपने यहाँ पहले बहुत हुआ करते थे, आज भी शायद होंगे, लेकिन आज जितनी सामग्री जानकारी बढ़ गई है उतनी ऐसे लोगों की आवाज़ दब गई है जो अपना ढोल खुद नहीं पीटते। थोड़ा आप दर्शकों को पस्तापुर मॉडल के बारे में बताएं और ख़ास तौर पर ये बात कि पहले एमजीआर ने जो वहाँ पे वेलफेयर स्कीम शुरू की, उसकी देखा देखी, फिर एनटीआर ने सबको चावल, सस्ता चावल, 2 रुपये किलो चावल, उसका जो असर पड़ा इस तंत्र पर और इस तंत्र से जुड़े लोगों पर, वो थोड़ा सा समझाएं, वो बड़ा ज़रूरी है। हाँ, तो मैं आपको बताता हूँ कि ये डेक्कन डेवलपमेंट सोसाइटी बनाने के बाद उसके वो मंडली पूरी गांव में समय बिताने लगी। तो उनको धीरे धीरे ये समझ में आया कि जब आज़ादी के बाद भूमि का परिसीमन हुआ, सब जगह लैंड सीलिंग लगा और भूमि का पुनर्आवंटन इत्यादि इत्यादि हुआ, तो उसमें जो ज़मींदार परिवार थे जिनकी पहले से ज़मीन थी,
उन्होंने अच्छी ज़मीनें अपने परिवार के लिए रख ली जो गांव के आसपास थी, और जो मजदूर किसान थे उनको 3-3, 4-4 किलोमीटर दूर ऐसी ज़मीन दी गई जो पथरीली हो या जिस पे कंटीले झाड़ लगे हों, जिस पे खेती की गुंजाइश न हो। तो वापस वो खेती की मजदूरी पे ही आ गए थे। लेकिन 1983 में एनटी रामाराव मुख्यमंत्री बनते हैं, और एनटी रामाराव फिल्मी जगत से आए थे। उनके एक तरह से रोल मॉडल एमजी रामचंद्रन थे, जो तमिलनाडु में उनके पहले मुख्यमंत्री बने थे। और फिल्मों में लोगों को रिझाने के लिए और जल्दी रिझाने का काम बहुत अच्छा होता है। एकदम से खुश नहीं किया तो फिल्म फ्लॉप हो जाती है। एमजी रामचंद्रन की नीतियां भी ऐसी ही थी कि हम 1 रुपये में, 2 रुपये में चावल हर किसी को देंगे। तो उनकी नकल में एनटी रामाराव ने 2 रुपये में चावल सभी को देने का निर्णय ले लिया। अब इसका असर ये पड़ा कि ज़मींदारों का अपनी ज़मीन पे उत्पादन घटता चला गया। उनकी रुचि अपनी ज़मीन में कम हो गई जब सस्ता चावल मिल रहा है। और दूसरा ये मान लिया गया कि उगाना वही चाहिए जो या तो राज्य खरीदे या बड़ी कंपनियां, वो नहीं जो अपने को खाना है। और ये एक बुनियादी बात है जो ज़्यादातर लोग भूल जाते हैं खेती के बारे में, कि एक फसल की खेती किसान या तो राज्य के डंडे से दबके करता है, जैसा नील की खेती चंपारण में हुआ करती थी, अंग्रेजों के ज़माने में, या कॉरपोरेट दबाव में करता है। कोई भी स्वस्थ किसान कभी एक फसल की खेती नहीं करेगा, क्योंकि वो चाहेगा कि उसके घर परिवार को तरह तरह का भोजन मिले। और ये सब किसान ऐसे थे जो अपनी ज़मीनों पर एक साथ मोटा अनाज, दलहन, तिलहन, साग सब्जी, 20 मैंने ऐसे खेत देखे हैं जिसमें एक बार मैंने गिने 18 फसलें थी। डीडीएस के खेत में, आज से कोई 20 साल पुरानी बात है ये। तो उस पद्धति को वापस लाए ये लोग, और इनको ये धीरे धीरे समझ में आया कि समृद्ध और आत्मनिर्भर किसान तब होते हैं जब वो अपनी सभी चीज़ें उगा सकें। लेकिन राज्य को इससे सुविधा नहीं होती। राज्य को वही अनाज चाहिए जो उसके गोदाम में उसको जमता है। और ये हमारे ग्रीन रेवोल्यूशन की सबसे भयानक कहानी है कि उसने कोई चावल खराब हो ऐसा नहीं है। चावल तो अपने यहाँ बहुत पुराना अनाज है, और गेहूं भी बहुत पुराना है। लेकिन सरकार की सुविधा के लिए किसानों से ज़बरदस्ती एक फसल की खेती कराई गई, और आज हमारे किसान उसमें फंस गए। इन महिलाओं से आपने अलग से रेखांकित किया है कि जो लोकगीत हैं और जो परंपराएं हैं, कि वो जो भी काम करें जतन से करें, उसको सुंदर करें, और यात्रा, उस टूल को कैसे इस्तेमाल किया गया। और जब मैं इसके बारे में पढ़ रहा था तो मुझे सारे गांधीवादी सत्याग्रहों के प्रयोग जो अपने उत्स में और अपने स्वरूप में बहुत रचनात्मक होते हैं, बहुत नवोन्मेषी होते हैं। आपको कोई भी बदलाव लाना है तो अखबार में, टीवी पे, डिजिटल में इश्तिहार लगा के नहीं, आपको रोल मॉडल भी खड़े करने होंगे, और प्रवृत्त करने के लिए, उनको उकसाने के लिए बहुत सारी प्रेरणाएं भी देनी होंगी। सौंदर्य की बात करने के पहले ये भी जान लेते हैं कि उन्होंने ये यात्रा, मतलब एक बार उनको ये समझ में आ गया कि ज़मीन के संबंध क्या हैं, जातियों के गांव में संबंध क्या हैं, तो उसके बाद उन्होंने एक नया तरह का राशन, मतलब एक नई राशन व्यवस्था वहाँ बनी जो महिलाओं के सहयोग से ही तैयार हुई थी, जिसमें ये तय हुआ कि वैसे ही तो सरकार इतनी सारी सब्सिडी किसानों को दे रही थी, तो उन्होंने कहा कि हम सरकार को ये प्रपोज़ल गया, मतलब ये सरकार को एक बहुत सुंदर उन्होंने प्रयोग के नाते बना के दिया प्लानिंग कमीशन को, कि आप 3 साल की सब्सिडी किसानों को एक साथ दे दीजिए, उसका 5वां हिस्सा जो कुल मिला के सब्सिडी देते हैं। और 15,000 रुपये थे उस समय, और उन किसानों को अपना अनाज का एक हिस्सा, मोटे अनाज का, उन महिला संगमों को देना होगा, दलित महिलाओं को, जो इस राशन व्यवस्था को चलाती थी। उससे धीरे धीरे ये बनना शुरू हुआ कि मोटे अनाज का चलन वहाँ बढ़ा। ये सब 80 के दशक में, 90 के दशक में हुआ है। संगारेड्डी ज़िले में, आसपास के और भी इलाकों, संगारेड्डी, जहीराबाद के आसपास लगभग 32 गांव हैं जहां डेक्कन डेवलपमेंट सोसाइटी का सीधा काम रहा है।
उसका प्रभाव और भी बड़ा है, वो जो हम बाद में बात करेंगे। तो वहाँ पे किसानों को उनको जो सब्सिडी एक साथ मिल गई थी, उसके एवज में कुछ थोड़ा ज्वार, बाजरा, कोदी, कुटको, ये अनाज महिला संगमों को देना होता था जी। और महिला संगमों ने इसकी जो पुरानी अनाज रखने की व्यवस्था थी, जिसमें घर में सुंदर कोठार बनाए जाते थे, उसमें राख, उसमें नीम के पत्ते, उसके कई तरह के संस्कार होते थे ताकि उसमें कीड़ा ना लगे, ऐसी व्यवस्थाएं शुरू की। और गांव में देखते देखते जिनके पास पहले खाने को नहीं था, उनके पास ऐसे भंडार आ गए थे कि वो दूसरों को दे सकते थे। और ये किसको कितना देना है, ये कैसे तय करेंगे? कोई बाहर वाला आके तय करेगा? ये सतीश का स्वभाव नहीं था। सब गांव वालों को बिठा के ज़मीन पे नक्शा बनता था कि किसके घर कहाँ हैं, और उससे तय होता था कि किसकी ज़रूरत कितनी ज़्यादा है। और उसमें हर किसी के पास कहने का मौका होता था कि हमारी ज़रूरत ज़्यादा है, आपको हमें थोड़ा ज़्यादा देना पड़ेगा। सब कुछ बातचीत से, सब मतलब एक दूसरे को समझ के। और फिर एक ऐसी राशन व्यवस्था शुरू हो गई जिसमें कई बार तो ऐसा हुआ वहाँ के अनुभव कि मतलब बहुत ताकतवर जातियों के पुरुषों को जाकर अनाज के लिए दलित महिलाओं के पास जाना पड़ता था। यानी ये समाज में अपनापन बनाने का तरीका है, ऊंच नीच भेदभाव काटने का तरीका है। और इसका असर ये हुआ कि उन महिलाओं में सबसे पहला कम्युनिटी रेडियो इस देश में सतीश ने वहाँ चलाया, क्योंकि उनको मीडिया समझ में आता था। उनकी महिलाएं ने मतलब उनके साथ काम करने वाली महिलाओं ने रेडियो का काम जानने के पहले टीवी का काम कर लिया था। आज से लगभग 30 साल पहले डेक्कन डेवलपमेंट सोसाइटी के केंद्र में वहाँ के आसपास की दलित महिलाएं जो अनपढ़ थी, टीवी प्रोग्राम बनाना जानती थी, एडिटिंग जानती थी, और ये सब उन्होंने उनको बताया और जो श्रेय मिलता था वो उनको देते थे। तो ये उसके बाद उनको ये समझ में आया कि वहाँ पे सामाजिक बातचीत पुरानी धार्मिक यात्राओं से होती थी। तो उन्होंने यात्रा के स्वरूप में ही इसकी बात शुरू की। हम जिसको आज मिलेट कहते हैं, जो मोटे अनाज हैं, वो उसका एक हिस्सा भर हैं। उनका कहना था कि जिन लोगों का वैभव होता है, समृद्ध लोग होते हैं, उनके पास 85 तरह की फसलें होती हैं, उनके पास कई तरह की साग सब्जी होती है, जंगल होता है, और जो इसका सबसे बड़ा सबक है वो जंगल से जुड़ा। वो इस बात से आता है कि खेती, हमारे देश में खेती की ऐसी की तैसी करने का एक बड़ा कारण ये है कि कृषि नीति बनाते हैं अर्थशास्त्री। अर्थशास्त्रियों की इकोलॉजी में कोई ट्रेनिंग नहीं होती। खेती इकोलॉजी से जुड़ा हुआ काम। हमारी खेती पर जो सबसे पहले यूरोपियन वैज्ञानिकों ने लिखा है, तो उन्होंने ये बार बार कहा है कि यहाँ के किसानों की खेती की सूझबूझ यूरोप और अमेरिका से कहीं बेहतर है, क्योंकि ये अरण्य की यानी जंगल की न्यूट्रिएंट साइकिल को अपने खेत पे रेप्लिकेट कर सकते हैं। उस खेती को, यही नहीं, बहुत सारे अनाज, बहुत सारे भोजन हमारे देश में सदा से जंगल से आते रहे। यूरोप और अमेरिका की तरह हमने जंगल को पराया, भयानक और वर्जित नहीं माना। हम अरण्यक संस्कृति के लोग हैं। हमारे यहाँ आस्तिक परंपरा के ऋषि अपने आश्रम अरण्य में बनाते थे। नास्तिक परंपरा के तपस्वी तपस्या के लिए जंगल में जाते थे। हमारे महाकाव्यों में नायक जंगल में ही रहते हैं। हमने जंगल को पराया नहीं माना। लेकिन अंग्रेज़ों की जो नीतियां चलती थीं, जो आज भी हमारी सभी सरकारें उन्हीं के तर्ज पे चलती हैं, उसमें जंगल को पराई दृष्टि से देखा गया। डेक्कन डेवलपमेंट सोसाइटी और सतीश के साथ काम करने वाले ऐसे कई रिसर्चर्स को मैं जानता हूं, जिन्होंने जंगल से आने वाले खाद्य पदार्थों पर गहरा शोध किया है, उसमें उसकी न्यूट्रिएंट प्रोफाइल निकाली है, और उनको ये समझ में आया था कि वो जो अनपढ़ साधारण महिलाएं बताती थीं, वो साइंस से भी सही निकलता है। और ये सब करते वक्त सतीश के हर काम में सौंदर्य होता था, हर काम में उल्लास होता था। खुद खाना बहुत अच्छा पकाते थे। उन्होंने विवाह नहीं किया, एक कमरे में रहते थे। उनका पूरा सब कुछ एक कमरे में रहता था, लेकिन उनको भोजन बना के दूसरों को खिलाने में इतना आनंद आता था कि क्या किसी माँ को आता हो।
प्यार से सब लोगों को बिठा के खुद बनाते थे और बिठा के खिलाते थे। और खिलाते वक्त वो फिर नोकझोंक भी होती थी। आप जाके डीडीएस का आज भी अगर प्रांगण देखेंगे, वहाँ जिस तरह से बीज रखे जाते हैं, जो जैसे आप इस दफ्तर को ही देख लें, ये कोशिश की गई है कि यहाँ पर कुछ सौंदर्य हो, क्योंकि मनुष्य की ये इच्छा होती है कि कोई जगह अपनी तब होती है जब हम उसको अपने हिसाब से सुंदर बना लेते हैं। और ये सबसे ज़्यादा गृहिणियाँ करती हैं। गृहिणियों में ये बोध सबसे ज़्यादा होता है कि किसी घर के बाहर रंगोली लगा देना, कुछ मारना, तो डीडीएस का सारा काम उसी तरह से होता है, आज भी होता है। और इसमें चाहे कौशल महिलाओं का हो, लेकिन इसमें हिम्मत सतीश की थी। और उन महिलाओं को हर जगह उनके साथ खड़े रहना। सतीश के इंटरव्यू में आपको साधारणतः दिख जाएगा कि सतीश बात करते करते फिर वो किसी जिस महिला से उन्होंने सीखा है उनको कहते हैं तुम आके बताओ ना मैं क्यों कह रहा हूँ ये। अब आप देखिए हमारे समाज का ऐसा दौर आ गया कि कोई इतना सा किसी का कुछ काम कर ले तो वो उनके प्रतिनिधित्व का, पीढ़ियों के प्रतिनिधित्व का दावा करता है, या तो धार्मिक आधार पे या जाति के आधार पे या भाषा के आधार पे। और ये हमारे स्वतंत्रता आंदोलन का गुण था कि लोग जिनके साथ काम करते थे उनकी ठेकेदारी पर नहीं उतरते थे। तो ये सतीश में मुझे दिखा, उनके साथ जिन लोगों ने काम किया उन्होंने देखा। और अब ललन टॉप के दर्शक भी अपने तय खोजेंगे, और इसीलिए ये बैठकी का पूरा जो प्रारूप है, संकल्पना है, वो यही है कि न्यूज़ साइकिल में जो विषय नहीं आ पाते हैं या जिन्हें पर्याप्त महत्व नहीं मिलता है किन्हीं वजहों से, उन पर, उन व्यक्तियों पर, उन प्रवृत्तियों पर, उन चर्चाओं पर चर्चा होती रहे। सोपान जी, आपने इतना समय दिया, बहुत बहुत शुक्रिया। इनको हम दोबारा फिर बुलाएंगे, एक रोज़ तसल्ली से बैठ के विस्तार से भोजन पर और खेलों पर चर्चा होगी, जो हमारी काफ़ी समय से ड्यू है। आप देखते रहिए ललन टॉप। सिर्फ 59 रुपये महीने में पाइए यूट्यूब पर LT प्रीमियम। किसी भी प्लेटफॉर्म से 3 दिन पहले देखिए हमारे प्रीमियम प्रोग्राम जैसे गेस्ट इन द न्यूज रूम, किताब वाला आदि। इसके अलावा बहुत कुछ। सब्सक्राइब करने के लिए ललन टॉप के यूट्यूब चैनल पर जाकर क्लिक करें ज्वाइन बटन।